तो देखिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो जैसा कि फर्स्ट पार्ट्स में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, आपका बेल्जियम पावर शेयरिंग इन सिविक्स चैप्टर फर्स्ट आपका, तो बेल्जियम एंड श्रीलंका की एथनिक पोजीशन के बारे में कल डिस्कस हो रहा था और उसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा अच्छे से, तो समझ में आया होगा। और वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करते रहते, सब्सक्राइब करते रहिए, ओके। बेल आइकन भी दबाना है। हाँ, तो आज का टॉपिक जो है हमारा है मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। आ रही है। श्रीलंका में मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी किसकी थी? बहुसंख्यक, जिसको हम कह सकते हैं। तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। अंडरलाइन अप, हम 47 में हुए और ये 48 में हुआ, समझे ना। The leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। किस पे? 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, और वहां पे जो सिंहला मेजॉरिटी के लोग थे, उनके लीडर्स थे, सिंहला ग्रुप के जो लीडर्स थे, उन लोगों ने डोमिनेंस मतलब प्रभाव, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, चूंकि मेजॉरिटी उनकी थी, बहुसंख्या के आधार पे सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर अपना प्रभाव के लिए, अर्थात सरकार खुद बनाने के लिए, अपनी सरकार, ठीक ना, अपनी गवर्नमेंट, बाय वर्च्यू ऑफ दियर मेजॉरिटी। किस क्वालिटी पर? मेजॉरिटी की क्वालिटी पर, कि हम ज्यादा हैं इसलिए हम सरकार बनाएंगे। जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंहला सुपरमेसी। क्या था? इस तरह से इसके परिणाम स्वरूप जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसने जो चेंजिंग किया, जो पॉलिसीज फॉलो की, वो किस बेस पर किया? मेजॉरिटेरियन मतलब बहुसंख्यकों के ध्यान को रख करके, उन्हीं के बेनिफिट के लिए। यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपका गवर्नमेंट जॉब एंड अदर जिसमें भी था, परसेंटेज किसको ज्यादा? सिंहला मेजॉरिटी। सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन मेजर टू एस्टेब्लिश सिंहला सुपरमेसी मतलब सिंहला सुपरमेसी, सुपरमेसी मतलब सुपीरियरिटी, समझे ना। तो उसको बनाए रखने के लिए इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। अंडरलाइन आप कर लीजिएगा, 1956 में एक्ट पास हुआ जिसमें सिंहला लैंग्वेज, जैसे हम कहते कि हिंदी लैंग्वेज राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी हो, ठीक ना, तो इसका विरोध हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कृष्णमाचारी नाम था, जिन्होंने इसका विरोध किया, और 60 कितने दिनों पर लोग धरना पर बैठे थे और अंत में डेथ हो गई थी कि तमिल, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, तो क्या होगा? साउथ जो स्टेट्स हैं वो इंडिया से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इसलिए बन नहीं पाया हिंदी। आज भी राष्ट्रभाषा हमारे संविधान में नहीं है वो। तो यहां पर उन लोगों ने एक्ट पास किया, चूंकि मेजॉरिटी थी, उन्हीं गवर्नमेंट थी, एक्ट पास हो गया। बिल कब पास होगी? जैसे इस समय अगर चाहे तो गवर्नमेंट, लेकिन अब उस गवर्नमेंट में तो सभी स्टेट के लोग हैं ना, तमिल वाले भी हैं, कन्नड़ वाले भी हैं, मराठी भी हैं, सांसद तो सभी क्षेत्रों से हैं, तो विरोध करेंगे। भले वो पार्टी है बीजेपी या जो भी है, हमारी पार्टी मान लीजिए बहुमत में है, तो हम नहीं,
क्योंकि यहाँ पे वैसा नहीं है वहाँ उसकी तरह से। तो उन लोगों ने एक्ट बना करके पास कर लिया कि सिंहला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो देश की भाषा क्या हो जाएगी, सिंहला ऑफिशियल। और किसको डिस्क्रिमिनेट करते हुए, तमिल लैंग्वेज को डिस्क्रिमिनेट करते हुए, डिसरिगार्डिंग मतलब वही उस पर नजरअंदाज करते, उसको ध्यान ना देना। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रीफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिंहला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। अभी बताया हमने इसमें कि यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटियों में जो दाखिला, यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर टीचर्स होते थे और सब चीज़ों में सिंहला की मेजॉरिटी, सिंहला लोग के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी था उसमें। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। क्योंकि सिंहला क्या थे ज़्यादातर, कौन सा रिलीजन, बुद्धि। तो क्या हुआ इसमें, डिसरिगार्डिंग का मतलब होता है, अभी हमने बताया था उसको दरकिनार करना, नजरअंदाज करना। क्या होता है, दरकिनार मतलब साइड में कर देना, उस पर कोई ध्यान ना देना। और आपका स्टिपुलेटेड का मतलब प्लान, क्या होता है, प्लान, स्कीम, योजना। एंड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। जो नए संविधान में प्लान किया गया कि स्टेट क्या होगा, हमारा क्या है, हम धर्म निरपेक्ष है, सेकुलरिज्म, ठीक ना। तो वहां पर क्या था, एक धर्म की बात हुई, मतलब कि बुद्धिज्म प्रमोट करना। क्या होता है, फोस्टर मीन्स क्या होता है, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। लिख लीजिएगा मीनिंग। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर, ये सब जो सरकार के एक एक सुधार, एक एक प्रक्रिया आ रही थी, एक के बाद एक वो अपना अपना कानून बनाते जा रहे थे। किसके लिए, सिंहला मेजॉरिटी। अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन। एलाइनेशन का मतलब क्या होता है, लोनलीनेस, मतलब अकेलेपन का, मतलब केवल एक वर्ग विशेष को बढ़ावा मिल रहा था। इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल के बीच में वो केवल एक ही वर्ग का, एक पक्ष को लेकर के बढ़ रहे थे एक तरह से। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिंहला लीडर वर सेंसिटिव to other language and culture. They felt that none of the major political parties, मतलब और कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी उसमें से कोई नहीं, none of the parties led by the Buddhist सिंहला लीडर, जो बुद्धिस्ट सिंहला लीडर थे, बुद्धिस्ट सिंहला लोग जो बौद्ध धर्म के थे, उनके लीडर्स वर सेंसिटिव टू दियर लैंग्वेज एंड कल्चर। केवल क्या है, अपनी संस्कृति, अपने जो है भाषा के प्रति ही उनको वो सेंसिटिव है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। ये कौन, ये तमिल, श्रीलंकन तमिल की बात है कि ये लोग फीलिंग करना, महसूस करना शुरू कर दिए कि ये तो केवल हमारे अधिकारों का एक तरह से डिनाई हो रहा है। पॉलिटिकल डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो एक समान राजनीतिक सबको अधिकार मिलना चाहिए, इसकी डिनाई हो रही है, अनदेखी हो रही है, नजरअंदाज किया जा रहा है इसे। एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। जॉब मिलने में और जो और भी अपॉर्चुनिटी जो उनको मौका मिलना चाहिए, इन सब चीजों में उनको भेदभाव किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड। एंड इग्नोर दियर इंटरेस्ट। इग्नोर दियर इंटरेस्ट का मतलब है कि बेनिफिट्स, मतलब उनके इग्नोर किया जा रहा है, उनको लाभ से वंचित किया जा रहा है। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, और धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच में क्या हो गया, संबंध कड़वा होता गया।
एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। वर्स, स्ट्रेंड मीन्स वर्स, बुरी कंडीशन। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language। और इस तरह से श्रीलंकन तमिल लोग थे, ये अपने अधिकारों के लिए लड़े। लॉन्च पार्टी, ये लोग पार्टी बनाए और संघर्ष किया रिकॉग्निशन ऑफ तमिल, तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, उसको पहचान करने के लिए लोगों ने संघर्ष किया। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ राज, एक तरह से फ्रीडम, स्वतंत्रता, आजादी, क्षेत्रीय आजादी, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग। क्या है पीछे, इधर आगे पीछे घूमते रहते हो, बुक है कि नहीं, ध्यान दीजिए। एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बताइए सर, अब देख लीजिए कहां से छोड़ो तो कर लीजिए सर, नहीं फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं, वो जब हो जाएगा आपका, जब कटा होगा तब कटता। ओके, तो बात वही हो रही है। चलिए अगेन वंस कर देते हैं। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर, तो इसके विरोध के लिए, अपनी कल्चर को, अपने लैंग्वेज को पहचान दिलाने के लिए उन लोगों ने पार्टी बनाई और संघर्ष किया। फॉर द रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्वायत्ता, आजादी, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर मौका मिले, रिसोर्स से लेकर के काम, जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सबको मौका मिले। इसके लिए सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, शिक्षा और जॉब, नौकरी दोनों की सिक्योरिटी के लिए। बट दियर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रेस्पेक्टिवली डिनाइड, रिपीटेडली, ओके, रिपीटेडली डिनाइड। क्या हो गया कि बट दियर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, उनकी मांग जो थी, जो तमिल स्पीकिंग प्रोविंसेस थे, इनमें उनको स्वायत्ता मिले, इस चीज को क्या कर दिया गया, डिनाइड कर दिया गया, मांगे स्वीकार नहीं की गई। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट, और इस तरह से 1980 तक कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हुए, संगठन बने, जो एक स्वतंत्र अलग अलग तमिल स्टेट, मतलब बंटवारा, बांटना, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। अगला, द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और इस तरह से दोनों समुदायों के बीच में ऐसा मतभेद पैदा होता गया जो एक वाइड स्प्रेड, चौतरफा, एक तरह से हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ गया, विद्रोह आ गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वार, और किसमें चेंज हो गया, गृह युद्ध में, आंतरिक युद्ध जिसको कहते हैं। आगे, एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, हजारों लोग दोनों समुदायों से मारे गए। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूजी, जैसे हमारा देश जब बटा था, इंडिया पाकिस्तान, तो हजारों क्या लाखों बेघर हो गए। एक बार वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया खदेड़े गए, और वो इंडिया ने अडॉप्ट किया, जिनको नहीं किया तो आज बॉर्डर पर वो शरणार्थी के रूप में है। धीरे धीरे इंडिया उनको अपना नागरिकता और सब चीजें दे रही है। पाकिस्तान ने उनको अडॉप्ट नहीं किया और गए थे पाकिस्तान के लिए, तो पिसती तो जनता है ना। तो वही चीज हुआ, हजारों जो है शरणार्थी, रिफ्यूजी के रूप में उनको छोड़ना पड़ा अपना घर बार, बॉर्डर पे रहे या और कहीं जा करके, एंड वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज अ रिफ्यूजी, एंड मेनी मोर लॉस्ट दियर लाइवलीहुड, अपनी जीविका को लोग खो दिए। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक क्लास 10, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर है, पहला, डेवलपमेंट। तो उसमें अबाउट श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा है ना। श्रीलंका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रिकॉर्ड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा था। बट द सिविल वार हैज क्रूसेड
या caused a terrible setback to the social। लेकिन सिविल वार, ये जो आंतरिक कला था, इससे क्या हुआ, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गई, वर्ष हो गई। एक बार युद्ध हो जाए, देखिए जो कहते हैं सब बड़ा मजा आता है जब न्यूज पर सुनते हैं कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, और न्यूज वाले तो कितने न्यूज वाले तो रोज एटम बम गिरवाते हैं। वही दिखाते ही है हमारे। हाँ, कौन सा वो चैनल है, कौन जी है, कौन ऐसा है, वो तो डेली बस केवल वही उनकी फाइटर, इनका फाइटर बस आज कर दे रहा, उनको तबाह कर देगा चाइना। नहीं जानते हैं कि क्या होगा। जो ऐसे हम शांति से रह रहे हैं तो अरे लो कहीं इतने, ये कौन सा रेंज है इतना। टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, हर क्षेत्र पर उसका बुरा असर पड़ा। भाई अब तो चलिए शांत है, बीच में बहुत अशांत था श्रीलंका। लिट्टे टाइगर्स फेडरेशन, कौन आतंकवादी और सब जो है, वहां पर भी जो है संयुक्त राष्ट्र की सेना और पीस शांति सेना गई थी और सब कराने के लिए। तो अब ये तो था श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ, नई स्थिति बन पाई ना, वहां पे ऐसी स्थिति आ गई कि संघर्ष की स्थिति हो गई। संघर्ष हुआ अपने सुपरमेसी के लिए, अपने अधिकारों के लिए। लेकिन बेल्जियम में क्या एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है रूम, प्लेस, मतलब जो बनाया गया, क्या हम उसमें करके सही किया। तो अंडरस्टैंडिंग, क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग इन बेल्जियम। द बेल्जियम लीडर टूक अ डिफरेंट पाथ, एक अलग रास्ता चुना। लेट क्यों हो जाता है, एब्सेंट भी हो जाती हो। सर आपका सर फिर कट रहा है, देखिए बोल रहे थे सर। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। पॉइंट पर ध्यान दो, उसको मत देखिए क्या हो रहा है, समझ में आए। एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। हेलो, बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा कि कितना रीजनल और डाइवर्सिटीज दिखने को मिला। मेजॉरिटी माइनॉरिटी, कहीं सेंट्रल में किसकी है तो रूरल में किसका है। स्पीकिंग लैंग्वेज बिटवीन 1970 टू 1993 दे डिमांडेड दियर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। ऐसा नहीं कि वहां एक सब लोग बैठकर समझौता कर लिए, वहां पर भी मतभेद हुआ। 4 बार वो आपस में बैठ करके संविधान का प्रारूप और सब किया। So they work out an arrangement that would enable everyone to live together, जिससे कि वो एक साथ बैठ करके लिव टूगेदर, एक साथ रह सके। ऐसा संविधान वो चाहते थे, और इतना आसानी से नहीं बन जाता इस तरह का समझौता कर लेना। टूगेदर विद इन द सेम कंट्री, एक ही देश में एक साथ हो लोग। द अरेंजमेंट दे वर्क आउट is different from any other country and is very innovative। innovative मतलब imaginary, क्या होता है, imaginary मतलब एक तरह से काल्पनीय, जिसकी कल्पना ना की जा सके। Here are some of the element of the Belgium model। क्या था, नंबर 1, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking। इनोवेटिव का हिंदी में क्या होगा, इनोवेटिव का ही तो बताते रहे। इमेजिनरी मतलब क्या होता है कि एक तरह से काल्पनिक एक कल्पना करना, जिसको हम कैसे केवल कल्पना कर सकते हैं। कल्पना ना किया जा सके, किसने बोला, वही बोले वही, ये कहा भैया, काल्पनीय मैंने बोला, कल्पना ना किया जा सके ना। अच्छा, वीडियो चेक करिए। चलिए, मतलब डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। कह रहा है कि दूसरे देशों से बिल्कुल अलग और ऐसी कल्पनीय, मतलब कि चलिए ठीक है, वो जो हम कहा था उसको हम प्रूव कर रहे हैं। कल्पना ना किया जाए मतलब जिसकी कल्पना और नहीं कोई कर कि ये ऐसा भी हो सकता है।
समझ नहीं? मतलब जिसके बारे में और लोग सोच नहीं सकते थे वहां तक ये लोगों ने सोचा। नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला गया कि चाहे आप मेजॉरिटी में चाहे आप माइनॉरिटी में, कोई बात नहीं है, जो मिनिस्टर्स होंगे वो सब बराबर होंगे, डच स्पीकिंग के भी और फ्रेंच स्पीकिंग। शैल बी इक्वल द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। प्रत्येक लिंग्विस्टिक ग्रुप जो भाषा और उसके आधार पे जो लोग थे उनके लिए कुछ स्पेशल लॉज किया गया लॉ। 10 नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली मतलब एक तरफा, कोई इस तरह से कोई एक वर्ग का या एक तरफा कोई निर्णय ना ले सके। अगला है मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। इसी को कहते हैं पावर शेयरिंग। यस सर, आप पढ़ाएं। सेंट्रलाइज ना हो करके डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण। सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना सारा नहीं, उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर उसने दिया। से हमारे यहाँ भी है फेडरलिज्म। टू रीन ऑफ द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी पूरक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं है। हमारे यहाँ भी स्टेट गवर्नमेंट स्वतंत्र है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट जो अपना निर्णय लेगी उस पर केंद्र का कोई वो दखल नहीं होता है। आप देख रहे तमाम ऐसे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कोई कहता हम नहीं फॉलो करेंगे, और आज 2-3 राज्य तो सबसे ज्यादा ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल और तमाम ऐसे लेकर के जो अपोजिशन वाले तो कहते हैं हम यहाँ लागू ही नहीं करेंगे। भाई केंद्र की योजना ऐसा, वो दबाव भी नहीं डाल सकते हैं कि आप लागू करिए ना लागू करिए, क्योंकि संविधान के अनुसार सबको अपना अपना पावर दिया गया है। संविधान को अमेंड कर देना चाहिए। कर देंगे, मोदी में कुछ संभव नहीं है, कुछ सब कुछ संभव है। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स बिकॉज, ब्रुसेल्स मतलब कैपिटल में तो ज्यादातर कौन थे? फ्रेंच थे। लेकिन अब वहां पर भी ये नहीं देखना को डोमिनेंट है तो उनका ही चले। इक्वल डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार में भी डच स्पीकिंग की भी उतनी ही रिप्रेजेंटेशन है। अगला था अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के अलावा भी एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, तीसरे तरह की सरकार, समुदाय इज इलेक्टेड by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। मतलब इसका कोई था नहीं को कहाँ रहते हैं, लेकिन वो मतलब डच, जर्मन, फ्रेंच स्पीकिंग के आधार पर उनकी गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मतलब ये भाषा, क्षेत्रीय और उनके जो सांस्कृतिक उनका कल्चर था, इसके अकॉर्डिंग वो लोग अपना निर्णय लेते थे इसमें। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत जटिल बेल्जियम मॉडल पा सकते हो, बट इंडीड इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम, बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये व्यवस्था जो है सबके लिए एक लंबे समय तक एक अच्छा सा काम की। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू, और इससे क्या हुआ, उनके जो सिविक स्ट्राइक मतलब नागरिक के बीच में जो हम कह सकते हैं तनाव, संघर्ष, इसको उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया, कन्फ्लिक्ट की बात। एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन, भाषा के आधार पर, उसके आधार पर जो देश का बंटवारा को उन्होंने बचा लिया। When many countries of Europe came together to form the European Union, जब कई यूरोपियन देश मिल करके एक यूरोपीय संघ बनाए तो ब्रुसेल्स वाज चूजन एज द हेडक्वार्टर, इसीलिए बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स को जो है हेडक्वार्टर चुना गया, क्योंकि वहां रहने से हमेशा सबके अंदर वो भावना आती रहेगी एक वाली। तो ओके, आज की क्लास इतना ही।
Yes. ओके बेटा, अच्छे से आप पढ़िएगा, वीडियो वॉच जरूर करिएगा, देखिएगा और समझिएगा उसको, Yes sir, like और लाइक सब्सक्राइब शेयर। ओके।